कहते हैं कि समुद्र अपने राज कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कभी कभी वो अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी गर्व, प्रेम, विश्वासघात और अंततः प्रकृति के सामने इंसान की हार की कहानी है। यह है टाइटैनिक की कहानी, एक ऐसा जहाज जो अपने पहले ही सफर में अमर हो गया, लेकिन इस अमरता की कीमत चुकानी पड़ी 1517 मासूम जिंदगी को। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। यह है टाइटैनिक के डूबने की अत्यंत दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी। कहानी आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कहानी दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आप सच में अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। सन 1908 की बात है, जब ब्रिटेन के बेलफास्ट शहर में एक ऐसा सपना आकार ले रहा था जो आने वाली सदियों तक इंसानियत के दिलों में बसा रहने वाला था। हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड की धरती पर, जहां समुद्री हवाओं की गूंज में मेहनतकश लोगों की आवाजें घुल-मिल जाती थी, वहां एक ऐसा जहाज बनने जा रहा था जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जे ब्रूस इसमे का सपना था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाना। एक ऐसा जहाज जो सिर्फ समुद्र में तैरने वाला वाहन न हो, बल्कि समुद्र में तैरता हुआ महल हो। लॉर्ड पेरी, थॉमस एंड्रूज और अलेक्जेंडर कार्लाइल जैसे महान इंजीनियरों ने मिलकर एक ऐसा नक्शा बनाया जो केवल कागज पर ख्वाब नहीं था, बल्कि इंसानी इच्छाओं और तकनीकी कमालों का सुंदर मेल था। 31 मार्च 1909 को जब पहली कील रखी गई, तब किसी को नहीं पता था कि वे इतिहास का सबसे दुखदायी अध्याय लिखने जा रहे हैं। 3000 मजदूरों ने दिन रात एक करके अपने पसीने और खून से इस सपने को साकार किया। 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 31 मई 1911 को जब टाइटैनिक पानी में उतारा गया, तो लगा जैसे इंसान ने समुद्र को चुनौती दे दी हो। 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये इंसानी अहंकार के प्रतीक थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो था इंसान के सपनों का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का और हाँ, उसके घमंड का भी जीता जागता प्रमाण। टाइटैनिक में कुल 9 डेक थे, जिन्हें अ से जी तक के अक्षरों से नामांकित किया गया था। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए बने केबिन किसी राजमहल के कमरों से कम नहीं थे। फ्रेंच शैली में सजे डाइनिंग हॉल, तुर्की बाथ, स्विमिंग पूल, जिम और यहां तक कि एक पूरी लाइब्रेरी भी थी। यह जहाज केवल परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि समुद्र में तैरता हुआ एक संपूर्ण शहर था। जहाज की सुरक्षा व्यवस्था भी उस समय की सबसे उन्नत तकनीक पर आधारित थी। 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिन्हें तुरंत बंद किया जा सकता था। इंजीनियरों का दावा था कि अगर कोई भी 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी जहाज डूबेगा नहीं। इसी आत्मविश्वास के कारण इसे अनसिंकेबल यानी न डूबने वाला जहाज कहा जाने लगा। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यही आत्मविश्वास एक दिन अभिमान में बदल जाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि यही अडूबने वाला जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? 10 अप्रैल 1912 बुधवार का दिन था। साउथहैम्पटन बंदरगाह पर सुबह से ही चहल पहल थी। आज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। हवा में उत्साह था, उम्मीदों की सुगंध थी, लेकिन कौन जानता था कि यही यात्रा कई हजारों परिवारों के लिए आखिरी मुलाकात बन जाएगी। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ,
व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी और सम्मानित कप्तान टाइटैनिक की कमान संभालने वाले थे। 62 साल के कैप्टन स्मिथ ने अपने 40 साल के करियर में एक भी बड़ी दुर्घटना नहीं होने दी थी। ये उनकी अंतिम यात्रा होने वाली थी, जिसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाने वाले थे। कैप्टन स्मिथ को मिलेनियर्स कैप्टन कहा जाता था, क्योंकि अमीर लोग उन्हीं के जहाज में सफर करना पसंद करते थे। यात्रियों में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। अमेरिकी करोड़पति जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ अपनी गर्भवती पत्नी मैडलिन के साथ सवार हुए। मैसी डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी इडा भी थे। उनकी प्रेम कहानी इतनी मशहूर थी कि लोग उन्हें आदर्श जोड़ा मानते थे। लेकिन टाइटैनिक केवल अमीरों का जहाज नहीं था। तीसरी श्रेणी में सैकड़ों आप्रवासी परिवार सवार थे, जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। आयरलैंड के गरीब किसान, इटली के मजदूर, स्वीडन के लकड़हारे, सभी के दिलों में एक ही सपना था, अमेरिका पहुंचकर अपनी किस्मत बदलना। दोपहर 12 बजे जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन छोड़ा, तो हजारों लोग किनारे पर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। जहाज की भूंपू की आवाज आसमान में गूंजी, जैसे वो घोषणा कर रहा हो कि इंसान ने समुद्र को जीत लिया है। समुद्र की नीली लहरों के बीच टाइटैनिक एक तैरते हुए सपने की तरह आगे बढ़ रहा था। जहाज में जिंदगी एक शाही दावत की तरह थी। पहली श्रेणी के डाइनिंग हॉल में फ्रेंच शैली का 11 कोर्स का खाना परोसा जाता था। रोजाना शाम को बॉलरूम में संगीत और नृत्य होता था। वॉलेस हार्टली के नेतृत्व में 8 संगीतकारों का एक बैंड था, जो दिन भर जहाज के अलग अलग हिस्सों में मधुर संगीत बजाता रहता था। शाम को जब सूरज समुद्र में डूबता, तो डेक पर खड़े यात्री संगीत की मधुर लहरियों में खो जाते। दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी काफी सुविधाएं थी। एक अच्छी लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम और बेहतरीन भोजन की व्यवस्था थी। तीसरी श्रेणी के यात्री भी खुश थे, क्योंकि टाइटैनिक की तीसरी श्रेणी भी दूसरे जहाजों की दूसरी श्रेणी से बेहतर थी। लेकिन सबसे खुश थे वे जोड़े जो अपने हनीमून पर जा रहे थे। 13 ऐसे जोड़े थे जिन्होंने हाल ही में शादी की थी और जो अमेरिका में अपना नया घर बसाने का सपना देख रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी, आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। इसिडोर और इडा स्ट्रॉस, जिनकी शादी को 41 साल हो चुके थे, अभी भी युवा प्रेमियों की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेक पर टहलते थे। उनका प्रेम देखकर नवविवाहित जोड़े सोचते कि क्या उनका प्रेम भी इतने सालों बाद इतना ही मजबूत रहेगा। 12 अप्रैल को जहाज ने आयरलैंड के क्वींसटाउन से आखिरी यात्री चढ़ाए। यहां से करीब 120 आयरिश यात्री सवार हुए, जिनमें ज्यादातर अमेरिका में अपने परिवारजनों से मिलने जा रहे थे या फिर नई नौकरी की तलाश में थे। उस दिन से टाइटैनिक पूरी तरह से खुले समुद्र में था। मौसम बेहद सुंदर था, समुद्र शांत था और आसमान साफ था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज की गति बढ़ाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि टाइटैनिक अपने निर्धारित समय से भी पहले न्यूयॉर्क पहुंच जाए। 13 अप्रैल शनिवार समुद्र में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी हो रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक की रेडियो पर लगातार संदेश आ रहे थे, लेकिन ये संदेश खुशी की खबरें नहीं थी। ये थे चेतावनियां, मौत की चेतावनियां। पास के जहाजों से लगातार बर्फ के पहाड़ों, आइसबर्ग्स की चेतावनी आ रही थी। एसएस कैलिफोर्निया, एसएस अमेरिका और अन्य जहाजों ने बताया कि उत्तरी अटलांटिक के रास्ते में असामान्य रूप से बड़े और ज्यादा आइसबर्ग्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक की रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स बेहद व्यस्त था। यात्रियों के निजी संदेश भेजने में वो इतना मशगूल था कि खतरे की चेतावनियों को अनदेखा कर रहा था। कुछ चेतावनियां कैप्टन तक पहुंची भी नहीं। कैप्टन स्मिथ को कुछ चेतावनियां मिली, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। वे अपने 40 साल के अनुभव पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आइसबर्ग्स दिखाई देते ही जहाज का रुख मोड़ देंगे। ब्रूस इसमें व्हाइट स्टार लाइन के मालिक भी जहाज पर सवार थे।
उन्होंने कैप्टन स्मिथ पर दबाव डाला कि जहाज की गति बनाए रखें। उनका मानना था कि अगर टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंच जाए तो इससे कंपनी की शान बढ़ेगी। 14 अप्रैल रविवार की सुबह मौसम और भी ठंडा हो गया था। समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि लहरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। ये असामान्य शांति खतरे का संकेत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि आइसबर्ग्स के चारों ओर पानी की हलचल भी नहीं होगी, जिससे उन्हें देखना और भी मुश्किल हो जाएगा। दिन में कुल 6 चेतावनियां मिली। आखिरी चेतावनी शाम को एसएस मेसाबा से आई, जिसमें बताया गया कि टाइटैनिक के रास्ते में भारी मात्रा में आइसबर्ग्स हैं। लेकिन ये संदेश कैप्टन तक नहीं पहुंचा। 14 अप्रैल की शाम पहली श्रेणी के डाइनिंग हॉल में शानदार भोज का आयोजन था। फ्रांसीसी शेफ द्वारा तैयार 11 कोर्स का भोजन परोसा जा रहा था। कस्तूरी, लॉबस्टर, भेड़ का मांस और बेहतरीन मिठाइयां, ये सब देखकर लगता था जैसे स्वर्ग का भोज हो रहा हो। कैप्टन स्मिथ ने इस भोज में हिस्सा लिया। ये उनका आखिरी पेशेवर भोज था, क्योंकि न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वे सेवानिवृत्त हो जाने वाले थे। उन्होंने यात्रियों से कहा कि इतना शांत और सुंदर मौसम उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। करीब 9 बजे कैप्टन स्मिथ पार्टी छोड़कर ब्रिज पर गए। उन्होंने ऑफिसर मर्डो को आदेश दिया कि अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत उन्हें जगाएं। फिर वे अपने केबिन में आराम करने चले गए। वॉलिस हार्टले का बैंड अभी भी बज रहा था। वे अलेक्जेंड्रास रैगटाइम बैंड जैसे लोकप्रिय गाने बजा रहे थे। यात्री नाच रहे थे, हंस रहे थे और अपनी खुशियों में डूबे हुए थे। तीसरी श्रेणी में भी खुशी का माहौल था। आयरिश और इतालवी यात्री अपने पारंपरिक गाने गा रहे थे। बच्चे डेक पर भागदौड़ कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा चांद की रोशनी में समुद्र को निहार रहा था और अपने भविष्य के सपने देख रहा था। लेकिन जहाज के आगे अंधेरे में एक विशाल आइसबर्ग धीरे धीरे टाइटैनिक की तरफ बढ़ रहा था। ये आइसबर्ग लगभग 100 फुट ऊंचा था, लेकिन इसका 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ था। ये एक मौत का पहाड़ था, जो पिछले 15,000 सालों से ग्रीनलैंड की बर्फ से बना था। रात के 11:40 क्राउज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिना ली की आंखों के सामने अचानक एक काली छाया दिखाई दी। शुरू में उन्होंने सोचा ये कोई बादल है, लेकिन फिर डर से उनका दिल बैठ गया। ये एक विशाल आइसबर्ग था, जो सीधे टाइटैनिक की तरफ आ रहा था। आइसबर्ग राइट अहेड, फ्लीट चिल्लाया और तुरंत ब्रिज को फोन किया। ऑफिसर मर्डोक ने तुरंत हार्डल बोर्ड का आदेश दिया और इंजन रूम को फुल रिवर्स का संकेत भेजा। जहाज ने बाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से रगड़ खाता हुआ निकला। टक्कर इतनी हल्की लगी कि कई यात्रियों को लगा जैसे कोई छोटी सी रुकावट आई हो, लेकिन ये हल्की सी टक्कर टाइटैनिक के लिए मौत का सामान बन गई। आइसबर्ग ने जहाज की दाहिनी तरफ लगभग 300 फुट लंबे क्षेत्र में धातु की प्लेटों में दरारें पैदा कर दी। ये दरारें छोटी थी, लेकिन पर्याप्त थी कि समुद्र का पानी अंदर आना शुरू हो जाए। थॉमस एंड्रूज, जहाज के डिजाइनर, तुरंत नीचे गए और देखा कि पहले 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा है। उनका चेहरा फक पड़ गया। वे जानते थे कि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था, लेकिन 5 में नहीं। कैप्टन स्मिथ से उन्होंने कहा, कैप्टन, जहाज 1 से 1.5 घंटे में डूब जाएगा। ये शब्द सुनकर कैप्टन स्मिथ का चेहरा सफेद हो गया। उनके 40 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब तक यात्रियों को लगा कि ये कोई छोटी सी तकनीकी खराबी है। कुछ यात्री डेक पर आइसबर्ग के टुकड़ों से खेल रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अडूबने वाला जहाज वास्तव में डूब सकता है। रात के 12:05 कैप्टन स्मिथ का आदेश गूंजा, महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाया जाए। ये आदेश सुनते ही पूरे जहाज में अफरातफरी मच गई। अब तक जो खुशी का माहौल था, वो अचानक डर और बेचैनी में बदल गया।
लेकिन अभी भी कई यात्रियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में कोई खतरा है। जहाज अभी भी सीधा खड़ा था, बिजली जल रही थी और संगीत बज रहा था। कई लोगों ने लाइफ बोट में जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि टाइटैनिक की तुलना में छोटी सी नाव में जाना ज्यादा खतरनाक है। पहली लाइफ बोट नंबर 7 में केवल 27 लोग बैठे, जबकि उसमें 65 लोगों की जगह थी। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब सकता है। इसी समय एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला। इसिडोर और इडा स्ट्रॉस को लाइफ बोट नंबर 8 में जगह दी गई। 67 साल के इसिडोर को उनकी उम्र के कारण विशेष अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा, जब तक सभी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं नहीं जाऊंगा। जब इडा को अकेले जाने को कहा गया तो उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, इसिडोर, मेरी जगह तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ जी हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं और अगर जरूरी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। उन्होंने अपनी जगह दूसरी महिला को दे दी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेक पर खड़े रहे। ये प्रेम की वो मिसाल थी जो मौत के सामने भी नहीं झुकी। रात के 1:45 बजे पहली लाइफ बोट नंबर 7 पानी में उतारी गई। समुद्र की काली लहरों में छोटी सी नाव ऐसे दिख रही थी जैसे अंधेरे में कोई टिमटिमाता हुआ दिया हो। उसमें बैठे यात्रियों के दिल धड़क रहे थे, आंखें टाइटैनिक को देख रही थी और दिमाग इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि ये वास्तव में हो रहा है। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए हालात और भी बुरे थे। उन्हें ऊपरी डेक तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया जैसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा था। कई गेट बंद थे और भाषा की समस्या के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक आयरिश मां अपने 3 छोटे बच्चों के साथ भटक रही थी। उसके पति की 3 दिन पहले ही क्वींसटाउन में मौत हो गई थी और अब वो अकेली अमेरिका में अपने भाई के पास जा रही थी। जब उसे पता चला कि जहाज डूब रहा है तो वो अपने बच्चों को छाती से लगाकर रोने लगी। लेकिन इसी समय इंसानियत की एक और मिसाल देखने को मिली। टॉमस एंड्रूज, जहाज के डिजाइनर, अपनी जान की परवाह किए बिना तीसरी श्रेणी के यात्रियों को ऊपर लाने में मदद कर रहे थे। वे जानते थे कि ये उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हर यात्री की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। रात के 1:30 बजे जहाज का अगला हिस्सा अब पानी में डूबने लगा था। डेक का झुकाव साफ दिखाई दे रहा था। अब किसी को भी संदेह नहीं था कि टाइटैनिक वास्तव में डूब रहा है। यात्रियों के चेहरों पर अब तक की शांति गायब हो गई थी और उसकी जगह कच्चा डर दिखाई दे रहा था। जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ ने अपनी 18 साल की गर्भवती पत्नी मैडलिन को लाइफ बोट नंबर 4 में बिठाया। मैडलिन रो रही थी और अपने पति से लिपटी हुई थी। एस्टर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं अगली नाव में आ जाऊंगा, तुम बच्चे का ख्याल रखना। उन्होंने झूठ कहा था। वे जानते थे कि अगली नाव में जगह नहीं मिलेगी। बेंजामिन गुगेनहाइम, एक अमेरिकी करोड़पति, ने अपना लाइफ जैकेट उतारा और अपने बटलर के साथ मिलकर अपना बेहतरीन सूट पहना। उन्होंने कहा, हमें सम्मान के साथ मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे जानते थे कि उनके लिए लाइफ बोट में जगह नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि वे एक सज्जन की तरह अपने अंत का सामना करेंगे। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य था छोटे बच्चों और उनके माता पिता का बिछड़ना। लोरेन एलिसन, महज 2 साल की बच्ची, अपनी मां के साथ लाइफ बोट में गई, लेकिन उसके पिता और 11 महीने का भाई ट्रेवर जहाज पर ही रह गए। बच्ची बार बार पापा पापा कहकर रो रही थी। रात के 2:05 अंतिम लाइफ बोट कॉर्पसेबल डी पानी में उतारी गई। अब जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे और उनके लिए कोई और नाव नहीं थी। ये वो पल था जब हर उम्मीद टूट गई, जब मौत ने अपना असली चेहरा दिखाया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपने रेडियो ऑपरेटरों जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइड को कहा कि वे चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन फिलिप्स ने अंत तक SOS संदेश भेजना जारी रखा। उसकी उंगलियां थक गई थी
लेकिन वो लगातार टेलीग्राफ की चाबी दबाता रहा, उम्मीद में कि कोई जहाज पास आकर बचाव कर देगा। जहाज अब तेजी से आगे की तरफ झुक रहा था। डेक पर खड़े लोग संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग रेलिंग पकड़कर खड़े थे, कुछ एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। थॉमस एंड्रूज को आखिरी बार स्मोकिंग रूम में देखा गया था। वे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, लाइफ जैकेट बगल में रखी हुई थी और वे टाइटैनिक की एक तस्वीर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा दुख था, न केवल अपनी मौत का, बल्कि उस सपने की मौत का भी जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। रात के 2:17 जहाज की बिजली अंतिम बार टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। अंधकार में डूबे टाइटैनिक में केवल चांद की धुंधली रोशनी थी और इस सन्नाटे में केवल एक आवाज गूंज रही थी, हजारों लोगों की चीखें, रोना और प्रार्थनाएं। रात के 2:08 टाइटैनिक के मध्य में एक भयानक दरार दिखाई दी। धातु के मुड़ने और टूटने की आवाज आसमान में गूंजी, जैसे कोई दैत्य चीख रहा हो। जहाज 2 भागों में टूट गया। पहला हिस्सा तेजी से समुद्र में डूबने लगा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को आखिरी बार ब्रिज पर देखा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे को लाइफ जैकेट दिया और कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना। उनके अंतिम शब्द आज भी रहस्य हैं। लेकिन जो भी रहे हों, वे एक सच्चे नाविक की गरिमा के साथ अपने जहाज के साथ समुद्र में समा गए। रात के 2:20 एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ टाइटैनिक का अंतिम हिस्सा भी समुद्र में गायब हो गया। 46,000 टन का यह विशाल जहाज, जो कुछ घंटे पहले तक गर्व और खुशी का प्रतीक था, अब अटलांटिक महासागर की 12,500 फुट गहराई में दफन हो गया। समुद्र की सतह पर अब केवल चिल्लाहट और कराहना था। -2 डिग्री सेल्सियस पानी में सैकड़ों लोग तैर रहे थे। इस ठंडे पानी में एक साधारण इंसान केवल 15 से 20 मिनट तक जीवित रह सकता था। अब समुद्र की सतह पर एक अजीब सा मंजर था। 20 छोटी लाइफ बोट्स काली लहरों में इधर उधर तैर रही थी। उनमें बैठे 710 लोग डर और सदमे में थे। पानी में तैरते हुए 1500 लोगों की चीखें हवा को चीर रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें कम होती जा रही थी। 5वीं ऑफिसर हेरोल्ड लोवे एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपनी लाइफ बोट को वापस डूबने की जगह पर ले जाने का साहस दिखाया। लेकिन जब तक वे वापस पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पानी में केवल एक जीवित व्यक्ति मिला, जापानी यात्री होसोनो मासाबुमी। मार्गरेट ब्राउन, जिन्हें बाद में अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जाना गया, लाइफ बोट नंबर 6 में दूसरे यात्रियों का हौसला बढ़ा रही थी। वे कह रही थी, हमें जीवित रहना है, हमें उन लोगों की कहानी दुनिया तक पहुंचानी है जो आज यहां नहीं है। घंटों तक लाइफ बोट्स अंधेरे समुद्र में भटकती रही। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चुपचाप रो रहे थे और कुछ बस आसमान की तरफ देखकर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 4 बजे पूर्वी क्षितिज पर एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये कोई तारा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये एक जहाज है, RMS कार्पेथिया, जिसने टाइटैनिक का SOS संदेश सुना था। पूरी रात पूरी गति से दौड़ता हुआ आया था। जब कार्पेथिया की रोशनी दिखी तो लाइफ बोट्स में बैठे लोगों में नई जान आ गई। कुछ लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। कुछ ने प्रार्थना की। मार्गरेट ब्राउन ने अपने शॉल को हिलाकर संकेत दिया। सुबह 8 बजे तक सभी 710 बचे हुए लोगों को कार्पेथिया में चढ़ाया जा चुका था। जब वे जहाज पर चढ़े तो पहला काम ये था कि वे अपने परिवारजनों को ढूंढें। लेकिन हर खुशी के पीछे दुख छुपा था, क्योंकि हर मिलन के साथ कई बिछड़ने की कहानियां भी थी। 18 अप्रैल 1912 गुरुवार की शाम को जब कार्पेथिया न्यूयॉर्क के पियर चेवन पर पहुंचा तो वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। कुछ अपने परिवारजनों से मिलने के लिए बेचैन थे, कुछ पत्रकार थे और कुछ सिर्फ इस ऐतिहासिक त्रासदी को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जब बचे हुए यात्री जहाज से उतरे तो हर चेहरे पर दुख
और सदमे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ महिलाओं के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, कुछ लगातार रो रही थी और कुछ बिल्कुल खामोश थी, जैसे उनकी आवाज ही समुद्र में खो गई हो। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी, टाइटैनिक डूब गया, 1500 मौतें। लेकिन ये सुर्खियां उस दर्द को कैसे बयान कर सकती थी जो हर परिवार झेल रहा था। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक अजीब सा मातम छाया हुआ था। व्हाइट स्टार लाइन के दफ्तर के बाहर हजारों लोग भीड़ लगाए खड़े थे, उम्मीद में कि शायद उनके प्रियजनों के नाम बचे हुए लोगों की सूची में होंगे। लेकिन जैसे जैसे मृतकों की सूची लंबी होती गई, उम्मीदें टूटती गई। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे हो सकता है? अडूबने वाला जहाज कैसे डूब गया? अमेरिकी सीनेट ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता सीनेटर विलियम एल्डन स्मिथ ने की। ब्रिटेन में भी लॉर्ड मर्सी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी। दोनों जांचों का उद्देश्य था सच्चाई जानना और भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकना। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला और सबसे बड़ा कारण था लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पर 2224 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में केवल 1178 लोगों की जगह थी। ये उस समय के नियमों के अनुसार कानूनी था, क्योंकि नियम जहाज के वजन पर आधारित थे, यात्रियों की संख्या पर नहीं। दूसरा कारण था गति। कैप्टन स्मिथ ने बर्फ की चेतावनियों के बावजूद जहाज की गति नहीं घटाई थी। टाइटैनिक 22.5 नॉट की गति से चल रहा था, जो उस खतरनाक क्षेत्र के लिए बहुत तेज थी। तीसरा कारण था एसएस कैलिफोर्निया की लापरवाही। ये जहाज टाइटैनिक से केवल 10 से 15 मील दूर था और उसके रेडियो ऑपरेटर ने रात को रेडियो बंद कर दिया था। अगर वे जगे होते तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी। ब्रूस इसमें, व्हाइट स्टार लाइन के मालिक, जो खुद बच गए थे, को सबसे ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को छोड़कर खुद को बचाया। हालांकि जांच में यह साबित नहीं हुआ, लेकिन इस घटना का उन पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा। 73 साल तक टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराई में छुपा रहा। 12,500 फुट नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां ये विशाल जहाज समय की धूल में दबा पड़ा था। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को खोजा। जब पहली बार टाइटैनिक की तस्वीरें सामने आई, तो पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। समुद्र की गहराई में टाइटैनिक 2 मुख्य भागों में बंटा हुआ था। आगे का हिस्सा अपेक्षाकृत अच्छी हालत में था, लेकिन पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। चारों ओर मलबे बिखरे हुए थे, कोयले के ढेर, चीनी मिट्टी के बर्तन, जूते और व्यक्तिगत सामान। प्यारे दर्शकों, इस रहस्यमयी कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।